बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 और ये इन्वेंटरीज के साथ डील करता है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड जब आप लोग अपना स्टॉक काउंट करते हो और क्लोजिंग इन्वेंटरी को डिटरमिन करते हो, क्योंकि ये क्लोजिंग इन्वेंटरी आप लोगों ने जाके यूज करनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल की डिटरमिनेशन में, कॉस्ट ऑफ सेल को फाइंड करने में और अपने करंट एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड करनी होती है। तो ये हमें बताता है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक सही से डिटरमिन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम लोग ओपनिंग की इतनी खास बात नहीं कर रहे होते, हम हर साल के क्लोजिंग स्टॉक को देखें। अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को भी जहन में रखना है कि एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना। एसेट्स को एक चीज अगर आपके पास 100 रुपए की है तो आपने 100 रुपए की ही रखनी है, लेकिन अगर आपको लगे कि फ्यूचर में ये 80 रुपए की सेल होगी तो आपने उसको 80 का आके रिकॉर्ड करना, आप उसको 100 का, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट 80 रुपीज के होने वाले हैं। तो एसेट्स का तो नाम ही यही था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। तो जब उसने आपको बेनिफिट ही फ्यूचर में एंटिटी के देने हैं तो अब आप उसको 100 पे ना रिकॉर्ड करो, आप उसकी वैल्यू को डिक्रीज करो 20 से, राइट डाउन करो उसकी वैल्यू को और लेकर आ जाओ 80 के ऊपर। और अगर आपको पता है कि ये चीज 100 रुपए की है, कॉस्ट उसकी 100 रुपए है और फ्यूचर में इसने 130 रुपए में सेल हो जाना है, तो कहते हैं 130 का ना रिकॉर्ड कर, फिर 100 पे ही रहने दो, क्योंकि अगर 130 पे लेके चलेंगे ऐसी तो ओवरस्टेट हो जाएगा। जबकि तुम्हारे पास तो वो 100 रुपए का था तो तुम अपना 100 का ही एसेट छो। तो इन्वेंटरीज ने हमें इसी चीज के बारे में बताना होता है। एट अ ग्लांस में बेटा जो कुछ लिखा होता है इसको रीड किया करो, लेकिन चैप्टर एंड हो जाने के बाद, क्योंकि उससे पहले आप लोगों को कभी नहीं पता चलना कि इसमें क्या कुछ लिखा हो। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है मेजरमेंट, इन्वेंटरी की मेजर। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने फिक्स्ड एसेट पढ़ा था, डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक, उसके भी मेजरमेंट का क्राइटेरिया आपने देखा था। तो यहाँ पर आता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कहता है जब भी आप लोगों ने एसेट को, इन्वेंटरी को रिकॉग्नाइज करना हो तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक उसकी कॉस्ट की वैल्यू और दूसरा उसकी एनआरवी की वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इससे पहले आपने एनपीवी पढ़ा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यूएम के अंदर, लेकिन यहाँ पर एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब आपको बताता है कि भाई इंट्रोडक्शन में डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज पता चल गया। अब इन्वेंटरीज बेसिकली क्या है, जैसे उसने एसिड्स को डिफाइन किया था कि एसिड्स हमारे पास क्या होते रहते हैं, तो उसने आपको बताया था कि जो हम लोग यूज कर रहे हों फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल्स टू अदर्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ये एसिड्स के लिए उसने कहा था। तो यहाँ पर इन्वेंटरीज के लिए आपसे क्या कह रहा है, इन्वेंटरीज ऐसी गुड्स होती हैं जो हमारे पास फॉर सेल पर्पस, ओके, वो हमारी इन्वेंटरी के। लेकिन सेल पर्पस, क्या मैं अपना रॉ मटेरियल सेल कर सकता हूँ, क्या वर्क इन प्रोग्रेस सेल कर सकता हूँ, तो मैं सेल किसको करूंगा, फिनिश्ड गुड। तो इन्वेंटरी बेसिकली मेरे पास 3 टाइप्स की है। मेरा रॉ मटेरियल जो के प्रोडक्शन में यूज होगा, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, मेरा वर्क इन प्रोग्रेस जिसकी प्रोडक्शन करनी है मैंने, जिससे फाइनल प्रोडक्ट्स मैंने बनानी है, और मेरी फिनिश्ड गुड्स जिनको मैंने सेल करना है। तो आपको उन तीनों के बारे में बता रहा है कि हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब फिनिश्ड गुड्स। फिर कहता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, तो वर्क इन प्रोसेस। और आपके पास कहता है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और supplies to be consumed in the production process or in rendering of, मतलब raw materials and other supply। हम इन तीन को जाकर इन्वेंटरीज बोलते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है which of the following is not inventory।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेंट्री, इस किस्म की बातें, विच इज नॉट इन्वेंट्री, ये तीनों लिख देगा, साथ में एक क्राइटेरिया एसिड वाला डाल देगा, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसको फिक्स्ड एसिड्स कहते रहते हैं, इन्वेंट्री नहीं क्या। अब बेटा आगे लिखा हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट। अब इसका क्या मतलब है कि एक तो वो इन्वेंट्री है ना जो मेरे पास रखी हुई है, वो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा, मेरे वेयर हाउस में मौजूद है। लेकिन ऐसा होता है कि मैंने गुड्स ऑर्डर कर दी 28 दिसंबर को, मैंने उसके लिए पेमेंट भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी, लेकिन गुड्स मुझ तक पहुंची 2 जनवरी को, और इसी दौरान 31 दिसंबर को मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, और उन्होंने गुड्स डिलीवर कर दी 30 दिसंबर, और मुझ तक पहुंचते पहुंचते उनको 3 दिन लगते। ऐसी गुड्स जो सप्लायर ट्रांसफर कर चुका हो और हमने या कस्टमर ने अभी तक रिसीव ना की हो, रास्ते में हो, उन्हें गुड्स इन ट्रांजिट कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, उन गुड्स को लावारसा कर दें कि सप्लायर कहे कि भाई मैं तो ट्रांसफर कर चुका हूं, मेरी तो नहीं रही, कस्टमर कहे मैंने अभी रिसीव नहीं की इसलिए मेरी नहीं है, कैसा करें? तो हमने ना उसको कोई ना कोई ऑनरशिप देनी होती है कि भाई रास्ते की गुड्स भी किसी एक ने अपने पास रखनी है, तो वो किसकी है। अब इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दिया करता हूं बच्चों को समझाने के लिए। जैसे भाई आप लोग फूड डिलीवरी करते हैं, घर पर खाना मंगवा लेते हैं, आपने ना ये सामने मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन नहीं कौन सा, अलामा इकबाल टाउन में, यहाँ पे फॉकन नाइफ है, आपने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जे की डिलीवरी उन्होंने करनी थी आपको, आपने कहा मेरी क्लास एंड होने तक पिज्जा भी इतनी देर में आ जाएगा, भूख भी बहुत लगी हुई है, और पिज्जे वाला वहां से आया तो मुगल आजम चौक पे आके गिर गया और उसका पिज्जा गिर गया। वो पिज्जा उठा तो सकता नहीं है, आपके पास आ गया, कहता है सर वो 2000 रुपए का आपका पिज्जा था और वो पिज्जा गिर गया, पैसे दे दें। आप देंगे? क्यों? आप कहेंगे भाई तुम्हारी मिस्टेक है, मुझ तक तो भी पहुंचा ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों दूं। बात समझे? तो वो नुकसान किसका है? फॉकन नाइफ वालों, क्योंकि ट्रांसपोर्टर रूम पर डिलीवरी उन्होंने करनी थी, मेरा वो पिज्जा उस टाइम पर बनता जब मैं रिसीव कर ले। दूसरी एग्जांपल सुनो, ऑर्डर किया, खाली साहब को भूख बहुत लगी हुई थी, पिज्जा डिलीवरी, वो यहाँ पे आ गया कॉलेज के सामने, ये दौड़ा दौड़ा गया और इसने पिज्जा ले लिया, उसने कहा पैसे। अब पिज्जे का वो जो था ना, वो बड़ा सा एक डब्बा सा था, इसने वो एक हाथ पे लिया, दूसरे हाथ में पॉकेट में जाके पैसे निकालने लगा और पिज्जा गिर गया। अब 2000 रुपये वो लेकर जाएगा। हाँ वो अलग बात है। अच्छा सुन लो, अब वो 2000 रुपये लेकर जाएगा क्योंकि वो आपको डिलीवर कर चुका था, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो चुका था। क्लियर? तीसरी एग्जांपल सुनो भाई, हमने कहा कि यार हमारी क्लास एंड होने तक ना, हमने यहाँ से ऑफिस बॉय को भेजा कि तुम जाओ पॉकेट नाइफ वहां से पिज्जा लेकर आ जाओ। पॉकेट नाइफ वालों ने हमारे ऑफिस बॉय को पिज्जा दे दिया, ऑफिस बॉय आ रहा था, मुगल आजम चौक पे गिर गया, हमारा अपना नुकसान है, क्योंकि पॉकेट नाइफ वालों ने जैसे ही, अब ट्रांसपोर्टर हमारा था, तो वह बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है ट्रांसपोर्टर किसका है, जिसका ट्रांसपोर्टर रिस्क एंड रिवार्ड उसे। अच्छा अब अकाउंटिंग हमें क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है कि आपने सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड कर लेना है उस टाइम पर जब आप गुड्स अपने कस्टमर को डिलीवर, मतलब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दो, उस टाइम पे आपने अपनी सेल्स रिकॉर्ड करनी है। फिर अकाउंटिंग परचेज करने वाले को, कस्टमर से कहती है तुमने अपनी परचेजेस उस टाइम पर रिकॉर्ड करनी है जब तुम गुड्स रिसीव कर लो, मतलब तुम पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका हो, कंट्रोल तुम्हारा हो उन गुड्स के ऊपर, तुमने उस टाइम पे रिकॉर्ड करना। अब जो गुड्स इन ट्रांजिट हैं
वो सप्लायर डिलीवर कर चुका है, कस्टमर ने अभी तक रिसीव की नहीं है, तो वो रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है? तो यहाँ पर अकाउंटिंग ये कहती है कि ऐसी गुड्स जो रास्ते में मौजूद हों, वहां पर आपने उन गुड्स पर कंट्रोल देखना है कि कंट्रोल किसका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है, ऑनरशिप किसकी है। जिसकी ऑनरशिप, रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड कंट्रोल होगा, उसकी गुड्स कंसीडर करना, तो उसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी का पार्ट बनेगा। लेकिन जर्नल, अगर आपको ये ना पता हो कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है, ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ, तो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में गुड्स इन ट्रांसिट आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज इन्वेंटरी ऑफ बायर एंड, कि जो खरीदार है आपने उसकी गुड्स कंसीडर कर। ये बात समझ आ गई है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपसे कह दे कि गुड्स इन ट्रांजिट है हमारे पास, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी तक सप्लायर का है, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट सप्लायर की ही है, तब बायर की नहीं है। तब सप्लायर की क्लोजिंग इन्वेंटरी का पार्ट जाके बनेगी, बायर इसको अपनी इन्वेंटरी का पार्ट नहीं बना। आम हालात में जैसे ही गुड्स डिस्पैच होती रहती हैं, उसी टाइम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा जी, वेयर कंट्रोल रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर टू द बायर, तो हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि जैसे ही सप्लायर ने गुड्स को डिस्पैच किया, ट्रांसपोर्टर के हवाले किया, उसी टाइम रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास ट्रांसफर हो चुका है। क्लियर हो गई यह बात? नेक्स्ट कहते हैं द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर काउंटिंग एन आइटम इन इन्वेंटरी इज इकोनॉमिक कंट्रोल, कि उसके ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल किसका है, रादर देन फिजिकल पोजेशन। और इस कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग में कहा जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये बात याद रखना, ये एमसीक्यूज में ये बातें पूछी जाती हैं। अब उसने एक मतलब वर्ड यूज कर लिया ना, उसका एमसीक्यूज बना देगा। कहता है कि आपने इकोनॉमिक कंट्रोल को देखना है, ना कि फिजिकल पोजेशन को आपने देखना है। गॉट इट? अब क्या कहते हैं, देयरफॉर when an entity purchases inventory, the item is included in the inventory even if the purchaser does not have physical possession of, तो देखो जो ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट, क्या फिजिकल पोजेशन मुझे मिल चुका है, लेकिन इन्वेंटरी मेरी है, क्यों? इकोनॉमिक कंट्रोल। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर हम लोगों ने जाना है। ये बात क्लियर? मतलब भाई इर्तिजा दोस्त की बाइक लेकर झूले देने चला गया, तो वो जो झूले ले रहे हैं वो ये ना समझें कि ये इर्तिजा की बाइक है। ओके, तो भाई इसका ना फिजिकल पोजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इर्तिजा के पास ये कंट्रोल है कि वो उस बाइक को सेल कर सके? तो इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं है इसके पास, तो बाइक इसकी नहीं है, ये अपना एसेट उसको कंसीडर नहीं कर सकता। ओके भाई, तो शो क्या नहीं मारते। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलें, मेजरमेंट। इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखें बेटा, बच्चों को अक्सर ये बात याद रहती है, यार कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से देखना है, लेकिन ये भूल जाता है कि लोअर या हायर, तो वहां पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद कर लेना। या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था, एसिड को ओवरस्टेट ना करना, तो क्या मैं हायर अमाउंट ले सकता हूँ? हायर अमाउंट ले तो ओवरस्टेट हो जाएगा एसिड, इसलिए लोअर। कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर वैल्यू होगी उसके ऊपर जाके रिकॉर्डिंग। अब वो आपको बता रहा है कि यार तुम परेशान लग रहे हो कि पता नहीं कॉस्ट में क्या कुछ शामिल है, तो आपको कॉस्ट के बारे में पहले गाइड करेगा, फिर आपको वो गाइड कर रहा है कि एनआरवी एनआरवी एनआरवी, आप सोचे जा रहे हो पता नहीं यार ये होती क्या है, उसके बारे में अलग से गाइड करेगा। तो पहले आए कॉस्ट के ऊपर, कहते हैं कॉस्ट में ना तीन चीजें शामिल है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में तीन चीजें शामिल, इसके परचेज प्राइस, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, मतलब परचेजेस से रेलिवेंट आपने सारी कॉस्ट शामिल कर लेनी है। कैरेज इनवर्ड भी इसमें शामिल हो जाएगा, कोई परचेज रिटर्न है तो इसमें से लेस कर देना, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, कोई कस्टम ड्यूटीज वगैरह शामिल हैं तो वो इसमें शामिल कर देना,
कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो वो इसमें शामिल, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप लोगों ने फिक्स एसेट में जाके पढ़ा है। फिक्स एसेट की इन्वेंट्री की कॉस्ट में भी वही सारी चीजें शामिल, कोई चेंज नहीं है। साथ में कहता है कि अगर आपके पास ये इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है तो उसको कन्वर्ट करने की कॉस्ट भी आएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना, फिनिश्ड गुड्स में, ताकि तुम उसको सेल एबल कंडीशन के अंदर ला सको। तो कन्वर्ट करने की कॉस्ट में लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड शामिल होता है। ओके ओके, तो कहता है वो भी आपने इधर शामिल कर देनी है। और साथ में कहता है अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventory into their present location and condition. It may be appropriate to include non-production overhead or the cost of designing products for specific customers. अब देखें बेटा, ये लास्ट वाली लाइन वैसे नहीं है जैसे फिक्स एसेट में वो बार बार बोल रहा था कि हम लोगों ने कैपिटलाइज कब तक करना है। तो कहता था टू ब्रिंग in location and condition capable of operating in the manner intended by management। कैसी बातें वो बार बार कर नहीं रहा था इन्वेंट्री के लिए, फिर उसने वैसे ही किया। कहता है कि उसको लोकेशन और कंडीशन तक, सेलेबल कंडीशन तक लाने की जितनी भी कॉस्ट हैं सारी की सारी शामिल कर देना। कहता है इसमें शामिल है और चीज, इट मे बी एप्रोप्रिएट टू इंक्लूड, कहते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। उसने एक क्वेश्चन में किए भी थे, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन में उसने किए भी थे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को शामिल। तो मैंने बाद में आपसे कहा था कि उसने नीचे लिखा है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को शामिल करना है या नहीं करना। फिर वो कहता है कि कभी कभी हमें कोई चीज बनानी होती है, हमें जो ऑर्डर मिलता है ना वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का होता है, स्पेसिफिक डिजाइन में, और उसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो कहते हैं उस स्पेसिफिक ऑर्डर को पूरा करने के लिए अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़े, वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का ही पार्ट बनेगी। कुछ लोग हमें, सपोज कि हम लोग कोई प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, हमें लोग कहते हैं कि आप हमें प्रोडक्ट ए ही बना कर दें, लेकिन इसको इस डिजाइन में बना, आप लोग इसको इस शेप के अंदर बना दें, इस कलर के अंदर बना दें, तो वो हमें अलग से चेंज लाना पड़ेगा उस चीज के अंदर। तो कहते हैं वो भी आपने इसमें शामिल कर देना। क्लियर होगी बात? कहता है कॉस्ट ऑफ परचेज। अब इन तीनों को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ परचेज में आपने क्या कुछ शामिल करना है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में कहते हैं फॉलोइंग टेबल समराइजेस द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अब क्या चीज शामिल है? एक तो परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। क्या फिक्स एसेट में भी यही सब कुछ नहीं था? और क्या कुछ शामिल नहीं करना हम लोगों ने? कहते हैं रिफंडेबल सेल टैक्स, एडजस्टेबल इनकम टैक्स, cost not directly attributable to acquisition and discount and, तो अभी तो लेस करते थे, तो कहता है वो आपने शामिल नहीं करने, वो लेस कर देने हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज पूरी हो गई, ऐसे ही है। तो ये जरा एग्जांपल नंबर 1 मुझे सॉल्व करके दें। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑन इन्वेंट्री। बताएं क्या क्या चीजें शामिल करें, टोटल कॉस्ट कितने की बन जानी है? शाबाश, जल्दी करें। लास्ट, हाँ, अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कैरेज इनवर्ड वगैरह हो गए, बाकी सारी कमीशन पे किए, लीगल चार्जेस पे किए, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। रजिस्ट्रेशन फी हो गई, ट्रांसफर फी हो गई। हाँ जी, डिस्काउंट बेटा, जैसे ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने पढ़ा था, मुझे कोई चीज परचेज करने के ऊपर कोई डिस्काउंट मिल गया तो हमारी परचेजेस की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। रिबेट्स ये मैंने कहा था कि टैक्सेस में जाके पढ़ेंगे, टैक्स के टॉपिक में आप लोग जाके पढ़ेंगे। ये किस्म के टैक्स होता है आप पर जो कि आपको रिटर्न हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है या रिटर्न हो जाता है। अच्छा जी, देखिए इनवॉइस वैल्यू है 1050 की, इसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया तो उसने खुद ही माइनस करके हमें बता दिया, ये तो एज इट इज उठा लेंगे।
कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, नॉन एडजस्टिंग इनकम टैक्स शामिल हो जाता है और रिफंडेबल को हमने इग्नोर कर देना है और कैरेज शामिल हो जाएगा। कमीशन पे टू एजेंट फॉर क्लियरिंग ये है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन, लास्ट पॉइंट। और ये क्या, कमीशन पे टू एजेंट फॉर क्लियरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब कुछ शामिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है। आई होप कि ये बात समझ आ गई। उसके बाद बेटा कन्वर्जन कॉस्ट में आपसे कहता है भाई इसमें दो चीजें शामिल हैं। पहली, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब डायरेक्ट लेबर, एंड a systematic allocation of fixed and variable production overhead। तो देखिए मैंने आपसे यही नहीं कहा था कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीजें शामिल, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपसे वही बात कह रहे हैं, एक तो कहता है कि डायरेक्ट लेबर शामिल है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा कहता है कि कुछ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके पास शामिल हैं जिनको हम लोग सिस्टमैटिक वे में एलोकेट करते हैं, दैट आर इनकर्ड इन कन्वर्टिंग मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। देखो एफओएच में सारी बिल्डिंग का रेंट नहीं लेकर आते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई फैक्ट्री का रेंट कितना है और एडमिशन ऑफिस का रेंट कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का रेंट कितना है, उसको हम लोग अलग से लेके जाते हैं। ऐसा होता है, एलोकेट कर लिया हम लोगों ने। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी हम लोग एलोकेट कर रहे होते हैं, ऑफिस में कितना यूज हुआ, फैक्ट्री में कितना यूज हुआ है। तो प्रोडक्शन के लिए, कन्वर्जन के लिए हम लोग सिस्टमैटिक वे में अपनी एक्सपेंसेस की एलोकेशन कर, डेप्रिसिएशन हो गई है, डेप्रिसिएशन को भी इसी तरह से हम लोग एलोकेट कर रहे होते हैं अलग अलग। तो इसमें ये दो चीजें शामिल। फिर कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जैसे भाई अगर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की बात करें तो आपको पता है ना कि स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं आएगा। रेंट की बात करूं क्या फिक्स नहीं रहेगा, इंश्योरेंस की बात करूं क्या फिक्स नहीं रहेगा पर ईयर। तो बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे पास फिक्स नेचर में आते हैं। तो कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिमेन्स रिलेटिवली constant regardless of the volume of the production, such as depreciation and maintenance of factory building and equipment and the cost of factory management and administration। आई होप के समझ आ गई। फिर कुछ चीजें ना वेरिएबल होती हैं, जैसे बिजली का बिल, जितने यूनिट्स यूज करेंगे उतना बिजली का बिल है, वेरिएबल टाइप का। ओके, अब क्या कहता है कि और जितने यूनिट्स बनाएंगे उतना रॉ मटेरियल यूज करेंगे। ऐसा ही है ना, अगर हम लोग अपनी लेबर को पे कर रहे हैं पर यूनिट्स के हिसाब से, मैं फिक्स नहीं रखा होगा भाई, एक यूनिट बनाने में हमने उन्हें कहा कि 2 रुपए तुम्हें मिलेंगे। अब 100 यूनिट बनाएंगे तो 200 ले जाएंगे, 1000 बनाएंगे तो 2000 ले जाएंगे। अब ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी हमारे पास। अब क्या कहता है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वेरी डायरेक्टली और नियरली डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ, जैसा कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर वगैरह है, बात क्लियर हो चुकी होगी। फिर आता है कॉस्ट टू बी, कौन कौन सी कॉस्ट हम लोगों ने शामिल नहीं करनी। तो बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के एक्सपेंसेस कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं, किसी किस्म के कोई लॉसेस वगैरह हो जाते हैं वो नहीं आता रहता। अब आपने इन्वेंट्री के अंदर बेटा रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बने। रॉ मटेरियल के लिए अगर वेयर हाउस है या वर्क इन प्रोसेस के लिए, उसका रेंट आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, एफओएच का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर यही वेयर हाउस आपके पास आपकी फिनिश्ड गुड्स के लिए है तो ये आपका एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बना करता। ये बात समझ आ गई। और किसी किस्म के कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन, फ्री सैंपल्स, ये सारी की सारी चीजें आपके पास एक्सपेंस आउट हो जाती हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं। जो आपके बिजनेस की प्रमोशंस के लिए होती हैं वो चीजें तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो कहता है, हाँ जी क्या, examples of cost excluded from the cost of inventories and
recognized as expense in the period in which they are incurred or abnormal losses and wastage। भाई हम लोगों ने इन्वेंट्री रखी हुई थी और वो खराब हो गई, लॉस है, क्या सेल कर सकता हूँ? क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाऊं? नहीं। अब आप लोग देखो, अक्सर कंस्ट्रक्शन जब हो रही होती है ना, और दीवारों को जब प्लस्तर कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो प्लस्तर नीचे गिर रहा होता है, वेस्टेज है। ओके, नहीं होती? हाँ, तो यहाँ पर अब ऐसा है कि कुछ आप लोगों ने प्रोडक्शन करके रखी हुई थी लेकिन वो खराब हो गई, किसी भी रीजन की वजह से चोरी हो गई, तो भाई ये चीजें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को चार्ज नहीं करनी है आप लोगों ने, ये आपका अपना नुकसान है, ये एक्सपेंस के तौर पर जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी फॉर, अब स्टोरेज कॉस्ट से क्या मुराद है? वही वेयर हाउस का रेंट, अगर आपका अपना नहीं है तो फिर आपने शामिल नहीं करना। अगर सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट कहते हैं, मतलब क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आपने वेयर हाउस रेंट, स्टोरेज कॉस्ट तो आपने फिनिश्ड गुड्स वाला समझना है। अगर वो रॉ मटेरियल का होगा तो आपको बताएं, क्लियर? और रॉ मटेरियल वाला शामिल हो जाता है। फिर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, समझ आ गया होगा। सेलिंग कॉस्ट, ये भी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल requiring further processing may be included in the cost of inventory. However, storage cost of finished goods is not included in the cost of inventory as it does not contribute to bringing inventory into present location। and I hope इस बात क्लियर हो चुकी है सब बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई इशू? That's all for today। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।